नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संचित। स्वागत करता हूं नॉलेज गेट प्लेटफॉर्म पे। आज इस वीडियो में बात करेंगे आईबीपीएस एसओ 2026 वैकेंसी के बारे में। सीआईटी ऑफिसर के नाम से वैकेंसी है। अगर सीएसआईटी के आप स्टूडेंट हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट जॉब है, बिकॉज 300 वैकेंसी यहाँ पर है ना। तो एक बहुत शानदार ऑप्शन है। इस वीडियो के अंदर एक एक बात डिटेल में आपको समझाने वाला हूँ। नोटिफिकेशन क्या है, एज लिमिट और एलिजिबिलिटी, इन सब के बारे में बात करेंगे। फॉर्म फिलिंग का क्या प्रोसेस है। उससे इम्पॉर्टेंट जो हमारा काम है, बहुत डिटेल में एनालाइज करेंगे। सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सैलरी, जॉब प्रोफाइल, सब कुछ आपको ये फिगर आउट करने में आसानी होगी, क्योंकि फॉर्म फिलिंग की डेट है, पहले बता रहा हूँ। तो आपको आसानी होगी कि ये जॉब आपके लिए है कि नहीं, आपका जो प्रॉपर जो प्रिपरेशन का पैटर्न उसके साथ अलाइन करती है कि नहीं, वो सारी चीजें है ना। तो एक एक करके बात शुरू करते हैं। मैं मानता हूँ ज्यादातर लोग को पता होगा, फिर भी एक बार याद दिला रहा हूँ। आईबीपीएस है क्या? इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। आइडिया ये है कि भारत में 12 पब्लिक सेक्टर, मानो मोटा मोटा सरकारी बैंक है, 12 में से एक जो एसबीआई, उसे अलग कर दीजिए, बाकी जो 11 है, एसबीआई अपना रिक्रूटमेंट अलग करता है, बाकी 11 अपना रिक्रूटमेंट इस इंस्टीट्यूट के थ्रू करते हैं। यानी कि ये पेपर कंडक्ट करेगा, ये कंडक्टिंग बॉडी है। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, जितने भी हमारे 11-12 बैंक है, उनके लिए कोऑर्डिनेशन करके कंडक्ट कर रहा होता है। तो आपको पहले समझ आ गया। अब यहाँ पे एक तो हो गया डे टू डे जो बैंकिंग ऑपरेशन वाले जॉब होते हैं। एक बैंक स्पेशलिस्ट ऑफिसर एसओ के नाम से रिक्रूट करता है। और एसओ जो है अलग अलग एरिया, एग्रीकल्चर के लिए, लॉ के लिए, सीएसआईटी के लिए, अलग अलग सेक्शन के स्पेशलिस्ट बैंक को चाहिए जहां पर बैंक को काम पड़ता है। तो हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं ऑब्वियसली आईटी ऑफिसर स्केल 1। तो यहाँ पर बैंक जब आप काम करेंगे तो ऐसा नहीं आपको बैठ के वो पैसे अकाउंट में जमा करने हैं, निकालने, पब्लिक डीलिंग आपको नहीं करनी। जो बैंक का कोर बैंकिंग सिस्टम है, डिजिटल बैंकिंग ऑपरेशन है, साइबर सिक्योरिटी है, डेटाबेस है, नेटवर्किंग सर्वर, उन सारी चीजों के ऊपर आप काम कर रहे होते हैं, है ना। तो ऑब्वियसली आमतौर पे हेड ऑफिस में या जहाँ सेंट्रल सारी चीजें कंट्रोल होती है, वहां पे आप रह के काम कर रहे होंगे। ऐसा नहीं कि ब्रांच बाय ब्रांच भारत भ्रमण आप कर रहे हैं। पहले ये अंडरस्टैंडिंग समझ लेनी है। अगर डिटेल बताऊं तो वैकेंसी की आप देख सकते हैं सर, टोटल 301 वैकेंसी है, जो कि गवर्नमेंट जॉब के हिसाब से अच्छी वैकेंसी है। और बैंक बाय बैंक भी देख सकते हैं, जिन बैंक का भी ओवरऑल डिस्क्लोज हो गया, बाद में अगर कुछ बढ़ेंगे तो अलग बात है। सैलरी पेमेंट स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो ऑलरेडी ये तो आपको पता ही है कि सीएसआईटी में रह के आप काम कर रहे होंगे। ऐसा नहीं कि आपका पूरा आइडिया चेंज हो जा रहा होगा। उसके अलावा अगर गवर्नमेंट जॉब की बात करूं तो बैंक की जॉब रेस्पेक्टेबल है। जॉब सिक्योरिटी, अगेन सैलरी स्ट्रक्चर, अलाउंस, प्रमोशन, वर्क लाइफ बैलेंस, सोशल रेस्पेक्ट, वो सारी चीजें सरकारी नौकरी में हो सकती हैं, वो सब आपको मिल रही होती है। बाकी डिकम्पोजिशन आप देख सकते हैं। मोटी मोटी बात करें सर, डे 1 में पहले महीने में आपकी ग्रॉस सैलरी 80,000 प्लस बन रही होगी। और बैंक में आमतौर पे जो प्रॉब्लम होती है कि सर काम बहुत है, वो रिलेटिवली यहाँ पर नहीं है, क्योंकि ये टेक्निकल जॉब है। ऐसा नहीं कि आपको पब्लिक डीलिंग करनी है। तो मेरे हिसाब से ओवरऑल आइडिया जो है वो बहुत शानदार है। अब बात कर लेते हैं सर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो पहले डेट की बात कर लेते हैं। 20 साल से 30 साल, कैलकुलेटेड ऑन 1 जुलाई। आसान भी कर दिया, 2 जुलाई 1996 को अगर आपका बर्थडे है, या 1 जुलाई 2006 तक के बीच में, दोनों डे इंक्लूसिव है ना। तो अगर इन तारीख को भी है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं। बाकी जो स्टैंडर्ड भारत सरकार की पॉलिसी है कि जो जो रिलैक्सेशन एज के हिसाब से बाकी लोगों को मिलता है, वो एज यूजुअल यहाँ पर एप्लीकेबल रहेगा। अंडरस्टैंडिंग हो गई। अब बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, जो उससे भी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपने इंजीनियरिंग की है तो शानदार है, लेकिन अगेन कोई भी नहीं। यहाँ पे आप देखेंगे कंप्यूटर साइंस, एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी मोटा मोटा जो रिलेटेड ब्रांचेस होती हैं एप्लीकेबल हो जाया करते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन, यानी अगर आपने सिंपली बीएससी या बीएससी या बीसीए किया तो आप एलिजिबल नहीं है। बट उसके बाद अगर आपने मास्टर डिग्री की है, एमसीए किया है, एमएससी किया, एमई किया, एमटेक किया, तो यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं। अगेन सारी रिलेटेड ब्रांचेस यहाँ पर लिखी हुई है। उसके अलावा आपने ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन से किया, तो कंप्यूटर साइंस में किया जरूरी नहीं है, बट अगर आपके पास ये डिप्लोमा है, आपको जो लोग डिप्लोमा होल्डर हैं उनके पहले से जानकारी होगी, DOEACCB लेवल का डिप्लोमा है। तो अगर आप ये डिप्लोमा होल्ड करते हैं तो आप एलिजिबल यहाँ पर हो जाते हैं। 2-3 बातें जो ध्यान रखने की है, जो लोग फाइनल ईयर वाले हैं, क्योंकि फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 21 जुलाई है, तो 21 जुलाई से पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। अगर रिजल्ट नहीं आता तो आप एलिजिबल नहीं है, इस बात को समझ लेंगे। कोई पहले से एक्सपीरियंस वगैरह कुछ नहीं मांगा। बीएससी मैंने बता दिया, लोन नहीं, आपको डिप्लोमा होना चाहिए साथ में। डिप्लोमा होल्डर कंप्लीटेड बीटेक, वो ऑब्वियसली एलिजिबल है। आपने मतलब बीटेक से पहले डिप्लोमा किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो बाकी रिलेटेड ब्रांचेस हैं, आजकल तो इतने सारे नाम हो गए ना, सीएसआईटी के AIML, या क्या बोल देते हैं,
ऑनर्स विद दिस एंड दैट, एवरीबडी इज एलिजिबल, डोंट वरी अबाउट दैट। अब बात कर लेते हैं पूरे कैलेंडर की। तो बैंक की जॉब में बात अच्छी, बहुत लंबी खींचती नहीं है, जैसे स्टेट्स वगैरह में कुछ वैकेंसी लंबी खींच जाती है। तो फिलहाल जो डेट इंपॉर्टेंट है आपको देखना है, आज क्या तारीख है सर, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज है 9 जुलाई और 21 जुलाई तक टाइम आपके पास है। तो मैं तो बोलता हूँ हमेशा भाई पहले फॉर्म फिल कर दो, फिर लिखना है नहीं लिखना, तैयारी करनी बात की बात है, बिकॉज 21 जुलाई के बाद अगर मन बदला तो फॉर्म नहीं भर पाओगे, दिक्कत हो जाएगी। तो ये आप चेक कर सकते हो। बाकी अगस्त में हमें लग रहा है कि प्रीलिम्स होगा, लग रहा है क्या होगा, और नवंबर में बहुत लंबा लंबा 2-2 महीने गैप पे नवंबर में आपका मेन एग्जाम में, जनवरी में तो आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाने वाला है ना। तो ये पूरी कहानी। अब थोड़ा सा ट्रेंड आपको बता देता हूँ, मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ। वैसे मोटा मोटा डेटा आपको दिख रहा है। अगर हम पिछले 10 साल की बात करें, अच्छी बात ये है ना, देखो जब आप प्रिपेयर करते हैं, सर सिलेक्शन नहीं हुआ, ऐसा नहीं है कि कभी कभी वैकेंसी आ रही है, वैकेंसी हर बार आ रही है। अगर 1% इस बार कट ऑफ से 4-5-10 नंबर कम भी रह जाते हैं तो क्योंकि एक पैटर्न है, ऑन एन एवरेज आप देख सकते हैं लगभग 200 वैकेंसी हर साल यहाँ पर आ रही है। तो ऐसा नहीं, इस बार हालांकि ज्यादा आ गई है 301, तो इस बार मौका शानदार है। बट अगर आप इस बार भी मिस करेंगे तो अगली बार मिस करेंगे तो उससे अगली बार, तो लगातार वैकेंसी आ रही है। तो इस तरह के पेपर पे तैयारी करने का मतलब बनता है, क्योंकि वैकेंसी लंबी खींचती नहीं है, प्रॉपर पैटर्न में चल रही है। बाकी कैटेगरी बाय कैटेगरी इस बार आप देख सकते हैं, और मैं एवरेज भी आपको बता रहा हूँ कि हर साल रिक्रूटमेंट होता है, आप पूरा डेट के हिसाब से देख सकते हैं। अब अगर यहाँ पर थोड़ा कंपटीशन की बात करें, सर कंपटीशन बता दीजिए, तो ऑब्वियसली अंदाजा लगाया जा सकता है, एग्जैक्ट डेटा मुश्किल है, बट हमें ऐसा लगता है कि 68 से मतलब मान के चलिए 60 से 70 हजार कैंडिडेट मोटा मोटा प्रीलिम्स में बैठते हैं, जो कि 300 वैकेंसी के हिसाब से बहुत अच्छा है ना। 10% लगभग जाएंगे मेंस के लिए, मतलब 10x ऑफ द वैकेंसी रिक्वायर्ड। तो कुछ 3-3.5 हजार बच्चे मेंस के लिए जाएंगे, देन 3x ऑफ द रिक्वायर्ड, लगभग 1000 लोग जाएंगे इंटरव्यू के लिए, और फाइनल सिलेक्शन होगा 301 का। तो एक बेसिक आइडिया आपको समझ आ गया। हालांकि पहले इतने लोग नहीं बैठते थे, बट इस बार वैकेंसी क्योंकि ज्यादा है तो उम्मीद है थोड़े से ज्यादा लोग यहाँ पर बैठेंगे। एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग है, समझाता हूँ कैसे। प्रीलिम्स आपका होगा, प्रीलिम्स के अंदर 4 सेक्शन है, इंग्लिश, रीजनिंग, एप्टी, और ये पहली बार कंप्यूटर साइंस यहाँ पर लेके आए हैं। पहले प्रीलिम्स में सीएस नहीं पूछते थे, बिकॉज क्यों लेके आए, ताकि सीएसआईटी वाले जो नॉलेजेबल स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर आगे बढ़े। एक चीज आप नोटिस करेंगे, क्वेश्चन सबके 25-25-25 है, मिनट भी 20-20-20 है, बट सीएसआईटी के क्वेश्चन की वेटेज डबल है ना। तो हर क्वेश्चन यहाँ पर 2 नंबर का, बाकी सारे क्वेश्चन आपके 1 नंबर के होंगे। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, हर सेक्शन के अंदर कुछ मिनिमम कट ऑफ भी है, बट वो भी डिस्क्लोज नहीं हुआ। जब रिजल्ट आएगा तभी बताएंगे कि हमने मिनिमम कितना लिया है। तो कहने का मतलब हर एक सेक्शन पे इंडिविजुअल भी काम करना है, ऐसा नहीं सर इंग्लिश छोड़ के चले गए एवरेज में हम अच्छा ले आएंगे। हर सेक्शन में भी नंबर अच्छे होने चाहिए, ओवरऑल नंबर भी अच्छे होने चाहिए, तब आप यहाँ पे शॉर्टलिस्ट करेंगे होंगे। नेगेटिव मार्किंग आपकी ऑब्वियसली होने वाली है 1/4। तो अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 0.5, और 1 नंबर का क्वेश्चन है तो 0.25, है ना। अच्छा, और ये सिर्फ स्क्रीनिंग टेस्ट है प्रीलिम्स का, ऐसा नहीं है कि इसका रिजल्ट फाइनल एग्जाम में आपका जुड़ने वाला है। ठीक बात है, प्रीलिम्स आपने पार कर लिया, 60,000 से कितना हमने बात की थी, 3 गुना के हिसाब से 3,000 में आपको आना है। हर 20 में से एक बच्चा प्रीलिम्स पार करेगा मोटा मोटा। ये थोड़ा सा आप ट्रेंड देख सकते हैं कट ऑफ का, तो थोड़ा एक आइडिया हो जाए। तो ट्रेंड आप देखेंगे जो समझ आता है, थोड़ा सा कॉम्पिटिशन टफ हुआ है, पेपर टफ हो गया मैं बोल सकते हैं, तो थोड़ा सा आप देखेंगे नंबर रिलेटिवली नीचे जा रहा है। यहाँ पे कैटेगरी को भी बहुत फायदा मिलते नजर नहीं आ रहा, बट ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो 50 से 60 मार्क्स भी अगर आप ले आते हैं, है ना, तो आपका होता है, हमने 70 लिख दिया, मुझे लगता है थोड़ा सा ज्यादा है। अगर आप 60 प्लस भी लेके आते हो तो ऐसा नहीं सोचना, क्योंकि टाइम बहुत कम है ना सर। आप देखो टाइम कितना कम है, 25 क्वेश्चन के लिए 20 मिनट, एक क्वेश्चन को पढ़ के समझ के सॉल्व करने के लिए 40-45 सेकंड आपके पास है। तो ऑन एन एवरेज अगर आप 60 नंबर यहाँ पर ले आते हैं तो आप जा रहे हैं मेन्स लिखने के लिए। मैं तो कहता हूँ और थोड़े ज्यादा लेके आने हैं, ताकि कॉन्फिडेंस रहे। हालांकि मेन्स फाइनल मेरिट में काउंट नहीं होना, जो हमें क्लैरिटी है। अब मेंस के पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो मेंस में भी आपको 4 सेक्शन मिलेंगे, इंग्लिश, रीजनिंग, एप्टी और आईटी। अगेन गेम सेम है, ये सारे के सारे 1-1 नंबर के क्वेश्चन होंगे, बट सीएसआईटी वाले 2 के होंगे। तो मान लीजिए गवर्नमेंट चाहती है कि जिनकी सीएसआईटी में बेटर नॉलेज है उनको थोड़ा एडवांटेज मिले भी, और ट्रिक इसकी आगे आपको समझाऊंगा। अच्छा, यहाँ पर टाइम भी अलग अलग है, इंग्लिश में सिर्फ 25 मिनट मिलेंगे, रीजनिंग में 35 मिनट, एप्टी में 25 मिनट, सीएसआईटी में आपको सबसे ज्यादा प्रोफेशनल नॉलेज में 40 मिनट्स मिलेंगे। तो ये ओवरऑल आपके 150 क्वेश्चन हो जाते हैं 200 नंबर के, टाइम ओवरऑल मिलेगा 125 मिनट। इसमें भी गेम क्या है, ये आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्टों का ऑब्जेक्टिव, 2 क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव होंगे इंग्लिश के। अब वो किस तरह के होंगे, ऐसे लिखना होगा, अनसिम पैसेज होगा, बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है, विद टाइम पता लगेगा, क्योंकि पैटर्न चेंज हुआ है ना। लेकिन 25 यानी कि 12.5 नंबर के मान लीजिए 2 क्वेश्चन, आधा घंटा आपको मिलेगा इंग्लिश में, आपको लिख के आना है, देखने के लिए कि आपकी इंग्लिश वाली स्किल्स कैसी हैं।
अब ये जो पेपर होगा सर, है ना, तो ओवरऑल आप समझिए, अगर मैं ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों मिला लेता हूँ तो 125 30 मिनट 155 मिनट्स हमारे टोटल हो गए, और 200 नंबर ये और 25 नंबर ये, 225 नंबर हमारे ये हो गए, है ना। ये हमारे मेंस का पैटर्न हो गया। अब इसमें भी इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांटिव एप्टीट्यूड, ये जितनी भी चीजें सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर की हैं। अब ये क्या ट्रिक है सर, तो ये जो आपका सेक्शन है ना, ये सेक्शन ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है कि कौन इंटरव्यू में जाएगा। इससे मेरिट पे फर्क नहीं पड़ेगा, मेरिट सिर्फ आपकी प्रोफेशनल नॉलेज के बेस पर बनेगी। मेन एग्जाम के जो 50 क्वेश्चन है इसके बेस पर मेरिट बनेगी। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। यानी कि इन बाकी सेक्शन में आपको सिर्फ मिनिमम मार्क्स लेके आने, प्रोफेशनल नॉलेज से ही आपकी मेरिट बनेगी। और ये मोटा मोटा पैटर्न मैंने आपको बता दिया। वो एस्से होगा, समरी होगी, क्या होगा वो आगे देखने को मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग का पैटर्न सेम है। अब इंटरव्यू का क्या वेटेज है वो भी बता देता हूँ। तो इंटरव्यू का वेटेज है सर 80-20, जो कि आमतौर पर स्टैंडर्ड है ना। तो कंक्लूजन ये हुआ कि मेंस एग्जाम में प्रोफेशनल में आपके जितने नंबर है, मान लीजिए 100 नंबर का हो गया, उसका 80% वेटेज, और इंटरव्यू का आपका 20% वेटेज मिलके आपका फाइनल मेरिट बनेगा 100 में से। इसमें भी इंटरव्यू में 40% मार्क्स जनरल के लिए और कैटेगरी के लिए 35% मार्क्स लाना मिनिमम है, वरना आपको कंसिडर नहीं करेंगे, आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, है ना। तो अगेन जैसे एक एग्जांपल यहाँ पर बनाने की कोशिश की, आपके प्रोफेशनल नॉलेज में से 100 में से 100 है, बट इंटरव्यू में आप 30 लेके आए और जनरल कैटेगरी के बच्चे डिस्क्वालीफाइड है। लेकिन अगर आप इंटरव्यू में 70 भी लाए, 80% वेटेज के हिसाब से 56 मार्क्स यहाँ पे, 60 यहाँ भी है, 20% के हिसाब से 12 यहाँ पे, आप मेरिट में जगह बना लेंगे। अगेन गेम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है पहली बार देखे तो, बट अगर मोटा मोटा आइडिया समझेंगे तो बात समझ आ जाती है। यहाँ पर अगर हम एवरेज कट ऑफ्स की बात करें फाइनल, तो हमें लगता है कि ये आप देख सकते हैं ये 46-40 बहुत ऊपर नहीं जा रहा, है ना। तो अगर बेसिक नंबर आप लेके आ जाते हैं, मैं बोल रहा हूँ 50+ अगर आप फाइनल स्कोर में लेके जाते हैं, आप शॉर्टलिस्ट होते हैं। और नंबर से डरना इसलिए नहीं, वो तो पेपर टफ है तो सर सबके कम आएंगे, आसान होगा तो सबके ज्यादा आएंगे। आपको समझना ये है कि पहले तो मेंस तक पहुंचना, मेंस तक पहुंचने के लिए CSIT में शानदार नॉलेज, क्योंकि वेटेज डबल है, बाकी सबकी बेसिक नॉलेज। मेंस में जाके इन सब को तो क्वालिफाई करना है, पढ़ना है, बट बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। इतना भी ना पढ़ो कि इंटरव्यू तक ना पहुंचो, इतना कम भी नहीं पढ़ना कि डिस्क्वालीफाई हो जाओ, है ना। लेकिन पढ़ना है इस पे, क्योंकि अल्टीमेटली 80% वेटेज इन 50 क्वेश्चन का है। तो CSIT ही कोर नॉलेज है जो आपको इस एग्जाम में क्वालिफाई करा पाएगी। इसलिए मैं आपको इसके बारे में बता भी रहा हूँ। आमतौर पर मैं हर एग्जाम की बात करते भी नहीं है ना। तो ये ओवरऑल आइडिया है। अब अगर मैं सेक्शन बाय सेक्शन जो जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हमें मिले लास्ट 5-10 साल के, उसको पूरा एनालाइज करके, जैसे हमने देखा डेटा इंटरप्रिटेशन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन एवरेज मिल रहे हैं हमें, ये हम बात कर रहे हैं एवरेज की, है ना। आउट ऑफ 20 नहीं, आउट ऑफ 40 आई थिंक बात कर रहे हैं। अर्थमेटिक्स में हम देखेंगे आउट ऑफ 50, आई एम सॉरी बात कर रहे हैं। अर्थमेटिक्स में देखेंगे 50%। ऐसा नहीं सबका वेटेज बराबर है, डेटा सफिशिएंसी से या क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रेयरली क्वेश्चन मिलता है। ये दो मेजर सेक्शन है मोटा मोटा जहां से क्वेश्चन आ रहा है। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो सीटिंग अरेंजमेंट है, ये सिलोजिज्म है, मशीन इनपुट है, डेटा सफिशिएंसी, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाकी मतलब पॉइंट ये, अगर आपको पता लग गया ना कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उसके हिसाब से आप तैयारी करोगे तो चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। और हर जगह हम ऐसा देख रहे हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ही इंग्लिश में मोटी मोटी कहानी है, बाकी सब हवा कम पानी है ना। ये वाला गेम है। और प्रोफेशनल नॉलेज में देखेंगे, यहाँ लगभग हमारे जितने कोर्स सब्जेक्ट हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ बहुत कम, लेकिन काफी हद तक डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो चाहे ऑपरेटिंग सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है, फंडामेंटल है, डिजिटल है, बहुत सारा कंटेंट आपने देखा होगा। सबकी ठीक ठाक नॉलेज होनी चाहिए, तब आप इसमें, और अल्टीमेटली होना इसी के ऊपर है ना। इंटरव्यू की बात बाद में करेंगे, बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बट ऑब्वियसली जितने फंडामेंटल क्वेश्चंस है CSIT वाले वो सारे, और थोड़ा सा बैंकिंग का नॉलेज आपको हो तो इंटरव्यू क्रैक हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। तो ये ओवरऑल आइडिया है सर। अभी तो मैं आपसे बोलूंगा सिर्फ एक काम करिए, पहले अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि लिंक लिमिटेड टाइम के लिए होगा, 21 जुलाई के बाद आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो पहली रिक्वेस्ट ये कि अप्लाई करिए। बाकी हम कोर्स चला रहे हैं और शानदार कोर्स चला रहे हैं, सारे कोर्स चलाते नहीं आप लोग जानते हैं। तो IBPS IT ऑफिसर के लिए ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप जाके चेक करिए। और ये अलग अलग ऑप्शन भी हैं, सिर्फ प्रीलिम्स, मेंस या इंटरव्यू के लिए जाना चाहते हैं या फिर पूरा बंडल लेना चाहते हैं, तो इस हिसाब से आप काम कर सकते हैं। आप कोर्स एक बार जाके चेक करेंगे, पूरा एकेडमिक कैलेंडर, लगभग किस दिन को कितना समय दिया जाना चाहिए, सारी चीजें हमने वहां पर बना के रखी है, फुल मॉक टेस्ट। तो जो जो रिक्वायर्ड होता है, मैं इंडिविजुअल बात नहीं कर रहा, अभी गोल स्लाइडर वहां पर है, बहुत सारे फीचर फ्री हैं,
है ना। इंपॉर्टेंट टॉपिक के हिसाब से आप कर सकते हैं। हॉटस्पॉट का पूरा एक आइडिया है जहां पर कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर कहाँ से क्वेश्चन आता है, वो सारी चीज हमने करके रखी है। एआई पावर्ड एक्टिव लर्निंग है जहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग, या तो पूरा गेम स्पीड का है, तो ऑन एन एवरेज कौन बच्चा कितना टाइम लेता है, सारा स्टेट्स, क्योंकि पूरा सिस्टम ही हमने एआई पावर्ड बनाया है। आप एक बार ट्राई करेंगे और ये सारी प्रॉब्लम सॉल्विंग इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एकदम आप फ्री में चेक कर सकते हो, आपको उसके लिए कोई एनरोल करने की भी जरूरत नहीं है। बाकी लीडर बोर्ड है, उसके अलावा प्रोग्रेस मॉनिटर है, यूनिट बाय यूनिट आप जाके चेक कर सकते हो, सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलेंगी। कोर्स कम्युनिटी है, हफ्ते में एक बार हम यहाँ पर एवरी थर्सडे 8 PM एक टेल मी एनीथिंग सेशन भी हम यहाँ पर लगा रहे होते हैं। तो सारी चीज़ हम कर रहे हैं। मैं बोलूँगा एक मौका हमें दीजिए, और पहले मौका अपने आपको दीजिए फॉर्म भर के, उसके बाद आपको लगता है हम अगर इसमें कुछ वैल्यू जनरेट कर सकते हैं तो कोर्स एनरोल करिएगा। लेकिन तैयारी करते रहिए, क्योंकि रिपीटेड पैटर्न है। मैं वही बोल रहा हूँ, इस बार चूक भी गएंगे तो पता लग जाएगा कहाँ गलती है, ताकि अगले साल तैयारी कर सकें। और मैं इन जनरल सबसे बोलता भी हूँ, भारत में रह के गवर्नमेंट जॉब की अगर तैयारी करनी है तो डाइजेशन थोड़ा सा अच्छा रखना है, बट लगातार फोकस करते रहना, हो जाता है सिलेक्शन। यस, चलिए आप सबको बहुत बहुत प्यार, भगवान आप सभी को खुश रखे। जय हिंद, जय भारत।